किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं अपने स्टाफ के साथ राजकीय कृषि विद्यालय चिरगांव में हूं। इस स्थान पर बहुत सारे लोग किसान ग्रुप में आते हैं और प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग लेके जाते हैं। शायद वो ठीक से सुनते नहीं या ठीक से वीडियो नहीं देखते और बहुत सारे उनके कन्फ्यूजन रहते हैं जीवामृत को लेके। मित्र, जीवामृत और प्राकृतिक खेती और खेती किसान की खुशहाली, मनुष्य के शरीर का स्वास्थ्य, पर्यावरण, आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य, ये सब कृषि और भूमि की उर्वरता पर निर्भर है। तो प्राकृतिक खेती के विषय में जितनी भी बातें हैं, जीवामृत सेकेंडरी है। पहले है कि मैं अपनी धरती माता की उर्वरता को कैसे ठीक करूं। खेती किसानी में जितनी भी बातें होंगी उनका अगर ताल्लुक इस बात से है कि इससे हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी में इजाफा हो रहा है तो प्राकृतिक खेती का हिस्सा है, अन्यथा आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मेरा स्टाफ है और इनसे भी जो लोग यहाँ आते हैं तो पूछते हैं कई प्रकार के सवाल सीखने के बाद, 5 दिन की क्लास करने के बाद, कि कितना आटा डालें, कितना गुड़ डालें, जीवामृत को ज़मीन में डालें कि फसल के ऊपर स्प्रे करें, कितने साल डालेंगे तो कितना ह्यूमस बढ़ जाएगा, इसको डालने के बाद कौन से पोषक तत्व डालूं, कौन से पोषक तत्व न डालूं। इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न हैं। तो हमारे स्टाफ ने उन प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई है कि कितने कौन कौन से मुख्य प्रश्न किसानों के आते हैं। तो आज मैं आपके सामने जीवामृत के तो दो ड्रम रखे ही हैं और जीवामृत बनाने के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। आज ये प्राकृतिक खेती को लेकर, जीवामृत को लेकर के जो किसानों के प्रश्न आते हैं, यूट्यूब चैनल में जो सवाल करते हैं या फेसबुक में जो सवाल करते हैं या डायरेक्टली कोई किसान फ़ोन करके पूछता है, तो वो कुछ सवाल पूछेगा मेरा स्टाफ, लेकिन सवाल ये आपके हैं। तो आज आप मन लगा करके ज़रा जीवामृत के, प्राकृतिक खेती के सवालों के जवाब सुनेंगे। तो चलिए आप लोग पूछिए। सर, हाँ सर, यहाँ हमारे यहाँ विभिन्न जनपदों से किसान आते हैं और जो आज के वातावरण को देखते हुए किसान ये कहते हैं कि जीवामृत की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। अच्छा, देखो, एक प्रश्न है कि कई सारे देश के किसान ये जब जीवामृत का विषय आता है तो कहते हैं ये कौन सी बात आ गई, अभी तो यूरिया, डीएपी, पोटाश था, अब एक नया विषय आ गया, जीवामृत भी डालना है। मित्र, जीवामृत का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक खेती के इर्द गिर्द जमीन की फर्टिलिटी को ठीक करना है। और जब जमीन की फर्टिलिटी को ठीक करना है तो जमीन जिंदा है, और जमीन जिंदा इसलिए क्योंकि इसमें लाखों प्रकार के, अभी तक कोई पता भी नहीं कर पाया कि इसमें लाख हैं कि 2 लाख हैं कि 4 लाख हैं कि 10,000 हैं, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो इस जमीन में पिछले हरित क्रांति के बाद से फसल सुरक्षा के नाम पर हमने बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड डाले हैं जिसकी वजह से जमीन का संपूर्ण जीवन, जैसे केंचुआ तो आप देख ही रहे, केंचुआ खत्म हो गया। जब केंचुआ खत्म हो सकता है तो वो जीव जो आंखों से नहीं दिखते वो भी खत्म हो चुके हैं। तो जीवामृत इसलिए डालना है कि हमने अपनी जमीन में पेस्टिसाइड डाल करके जमीन में पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जीवाणुओं को मारा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि जो लोग कहते हैं जीवामृत आखिर क्यों बनाया जाए, क्यों डाला जाए। जी, थैंक यू सर। जैसे कि आपने अभी बताया कि पेस्टिसाइड वगैरह की वजह से ये जीवाणु खत्म हो गए, तो क्या कुछ लोग कहते हैं कि हम यूरिया डाल रहे हैं, तो क्या इसके जीवाणु यूरिया से भी खत्म हो सकते हैं? आज भी हमको एक फ़ोन आया अभी वैशाली बिहार से, वो किसान पपीता लगाया, वो ये पूछ रहा है कि साहब पपीते में यूरिया डालें कि ना डालें, क्योंकि मैंने जीवामृत डाला है। तो हमने कहा अगर पपीते की ग्रोथ स्लो है और आपको महसूस हो रहा है कि इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन दे देनी चाहिए, तो हमने कहा आप डाल सकते हो। तो उसका प्रश्न था कि साहब क्या जो मैंने जीवाणु इनाकुलेट किए हैं, यूरिया के डालने से जीवाणु मर नहीं जाएंगे?
तो हमने कहा क्यों मर जाएंगे। तो यहाँ फिर किसानों को मैं बताता हूँ, कुछ लोग किसानों के साथ इतना घिनौना खेल खेलते हैं, एक हाथ में यूरिया रखी और एक केंचुआ लिया और इस यूरिया के ऊपर केंचुआ रख दिया तो केंचुआ तड़प तड़प के मर गया। ये चीज किसानों की दिखाई कि देखो भाई यूरिया डालने से केंचुआ मर जाता है। ये वो लोग हैं जो पेस्टिसाइड को सेव करना चाहते हैं यूरिया का नाम लगा करके। बेसिकली सूक्ष्म जीव या केंचुआ पेस्टिसाइड से मरता है, तो लोगों का ध्यान भटका दिया जाए कि केंचुआ यूरिया से मरता है। तो मैं फिर बताऊं मित्र, 1 एकड़ जमीन की मिट्टी का वजन 8000 कुंटल होता है। उसमें आप यूरिया डालेंगे 50 किलो, जो पीपीएम में काउंट होगी, यानी कि 10 पीपीएम, बस 10 पीपीएम या 20 पीपीएम। तो इतनी लेस क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई क्षति नहीं होती है। और क्या प्रश्न है? सर अक्सर किसान ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे प्राकृतिक खेती के विषय में जब भी बात होती है तो जीवामृत का जिक्र ज़रूर होता है। तो प्रश्न ये आता है कि जीवामृत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है, और इसे हमें बनाना है तो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट इसका है क्या, किस चीज़ की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? ठीक है मित्र, जीवामृत के बारे में इतनी भ्रांतियां फैलाई हैं लोगों ने देश में। इसमें मेन रटता है ना, जब कोई आदमी रटाया जाता है, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी इस बात को रटते हैं कि जीवामृत क्या है, तो बोलते हैं 200 लीटर पानी, 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और किसी भी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की 250 ग्राम 100 ग्राम मिट्टी। मित्र यहाँ मैं बताऊँ आपको कि इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है मिट्टी। बट मिट्टी कहाँ से लाई जाए, क्योंकि जैसा अभी इनके प्रश्न में बताया कि जीवाणु नष्ट हो गए, तो जीवाणु जो नष्ट हो गए उन जीवाणुओं को मैं सॉइल में इनोकुलेट करना है। तो कितने प्रकार के जीवाणु नष्ट हुए हैं किसी को नहीं पता, लेकिन ये तय है कि जितने प्रकार के जीवाणु नष्ट हुए हैं वो कितने प्रकार के जीवाणु कहाँ मिलेंगे, तो तय है कि ये जंगल में मिलेंगे, ऐसी लोकेशन पर मिलेंगे जहाँ खेती नहीं की जाती, जहाँ इंसान कोई दखलंदाजी नहीं है इंसान की। तो वो जंगल ही, मेरे नॉलेज में वो प्लेस जंगल ही हैं, तो मिट्टी हमें जंगल से ही लानी है। तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो है जंगल की मिट्टी है, फिर उसके बाद पानी है, फिर उसके बाद गुड़ है और चीनी है और आटा है। कई बार जैसे मैं हूँ, अच्छा मैं जब किसानों को कोई चीज़ बताऊंगा तो एक सेट लैंग्वेज में, सेट स्ट्रक्चर में बताऊंगा। किसानों के सवाल बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे सवालों को आधा घंटा की वीडियो में कैसे कवर करूं। मैं एक बोला कि भाई 5 किलो बेसन वो आटा डाल दो, 5 किलो गुड़ डाल दो, फिर 15 दिन के बाद 3 किलो आटा डाल दो, 3 किलो गुड़ डाल दो, फिर हर 10वें दिन 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डालना, ऐसा मैं बोलता हूँ। एक किसान ने हमसे प्रश्न पूछा कि साहब हमको ये बहुत जल्दी बनाना है, मतलब जैसे ये प्रॉपरली जो मैं विधि बताता हूँ उस विधि में 2 महीने में बनता है। इस एक ड्रम में 35 से 40 किलो मटेरियल लगता है, चीनी का और आटे का, गुड़ का या आटे का। 2 महीने का वक्त लगता है। अब एक किसान ने हमसे प्रश्न पूछा कि सचान साहब हमको जल्दी क्रॉप बोनी है, 20 दिन का समय है और मैं 200 लीटर जीवामृत चाहिए, क्या करूं? ऐसे केस में मैंने बताया कि जंगल की मिट्टी 5 किलो की बजाय आप 15 किलो ले आइए और आटा मत डालिए, सीधे सीधे 28 किलो चीनी डाल दीजिए। जो किसान वो पहले मेरी बात सुन चुका है, अब उसके मन में फिर एक डाउट आया कि हमको तो आटा और गुड़ बताए थे, अब ये केवल चीनी या गुड़ की बात कर रहे हैं। तो मित्र, आटा, मैंने कई बार बोला, आटा माइक्रो पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया माइक्रो है, और चीनी और गुड़ जब पानी में घुलती है वो नैनो पार्टिकल में होती है। बैक्टीरिया को नैनो फार्म में ही भोजन चाहिए, जबकि आटे को 30-35 दिन लगता है नैनो पार्टिकल्स में टूटने में। और किसी किसान को जल्दी रेडी करना है तो मैंने उसको आटा हटा दिया और उसके एवज में चीनी या गुड़ की मात्रा बढ़ा दी।
बट सर कुछ किसान ये प्रश्न भी करते हैं कि आटे की जगह पे हम बेसन डाल दें, क्योंकि बेसन में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। मित्र किसान भाइयों, आप समझना बात को, मैंने अभी बोला कि पूरा जीव जगत, संपूर्ण जीव जगत का बेसिक जो भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कोई प्रोटीन अकेले खाए, केवल प्रोटीन, एक तो ऐसा संसार में कोई पदार्थ नहीं है जिसमें बिना कार्बोहाइड्रेट के केवल प्रोटीन ही प्रोटीन हो। बेसिक भोजन एनर्जी जो है ना वो हमको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। बैक्टीरिया तो एक छोटी सी इकाई है, उसको ना तो सेहत बनानी है ना उसको किसी से कुश्ती लड़नी है, तो वहाँ प्रोटीन जैसा तो कोई विषय है नहीं। तो उसको शुगर चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है ना। तो जो कहते हैं बेसन डालने से, मैंने फिर बोला कि आटा भी 30-35 दिन के पहले नहीं टूटने वाला। प्रोटीन का पाचन और डिले होता है, कार्बोहाइड्रेट तो जल्दी टूट भी जाता है लेकिन प्रोटीन को टूटने में और समय लगता है। तो जीवामृत में बेसन जैसी कोई चीज नहीं है। सर इसको जीवामृत को बनाने के लिए 200 लीटर के ड्रम में बनाना है। इसमें सर आपने ये तो बता दिया क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या चाहिए, और इसमें समय कितना लगेगा, और सर इसको किस रूपों में इसको उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से? देखो, समय मैं बताऊं कि मैं अक्सर किसानों से कहता हूं कि बनाना तो 200 लीटर के ड्रम में है। वो इसलिए कहता हूं कि अगर छोटा ड्रम होगा और आपका जीवामृत मैच्योर हो गया है और रास्ते में एक बकरी निकलती है, कुत्ता निकलता है, बिल्ली निकलती है, आपके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, खेल खेल में मुंह में डाल देते हैं, तो उनके मरने की उम्मीद है कि वो मर जाएंगे। इसलिए 200 लीटर के ड्रम में इजली किसी को हाथ नहीं जाता। तो एक तो 200 लीटर का ड्रम बनाना कितना है, जैसे ये 20 लीटर प्रति एकड़ सफिशिएंट है। एक मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है 20 लीटर। अगर इसको मैं 5 लीटर भी कायदे से डालूँ ना सॉइल में तो सफिशिएंट है, लेकिन मैं बोलता हूँ चलो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसलिए 20 लीटर डालो। किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है तो सिर्फ वो 50 लीटर बनाए, यानी जितनी ज़मीन है उसमें 20 का गुणा करे। जैसे 1 एकड़ है तो वो 30 लीटर बनाए, 2 एकड़ है तो 50 लीटर बनाए, 7 एकड़ है तो 7 दूनी 14 और 10 150 लीटर बनाए। 10 लीटर ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ कि एक बार कोई किसान जंगल से मिट्टी ले आया है, मिट्टी के जीवाणु इस पानी में डेवलप हो गए हैं, अब जितना यूज करना था उतना ही बनाया, पूरा का पूरा यूज कर लिया, तो अगेन फिर उसको जंगल जाना पड़ेगा या फिर उसको यहाँ आना पड़ेगा। ये जीवामृत आपके पास निरंतर बना रहे, इसलिए 10 लीटर फालतू बना के चलना है। एक क्रॉप में यूज किया, फिर पानी भर दिया और फिर भोजन देने लगे, ताकि इसकी निरंतरता बनी रहे, आपके घर में जामन सलामत रहे। किसान ये कहते हैं कि जीवामृत बनाने में क्या हम बेस्ट डिकम्पोजर या ट्राइकोडर्मा भी डाल सकते हैं? हाँ, कई किसान हमसे भी पूछते हैं कि साहब आपका जो जीवामृत का कल्चर लाए थे हमने उसमें ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया। हमने कहा किसने बताया? बोला हमने साहब सुना था कि ट्राइकोडर्मा के भी कुछ रोल होते हैं। मित्र, मैंने बोला जब हमने मिट्टी जंगल से लाए, जितने भी प्रकार के बायो फर्टिलाइजर के आप नाम सुनते हैं, एजेटोबैक्टर, एसेटोबैक्टर, बिवेरिया, माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा, ये सारे जंगल में हैं। जंगल में तो वो भी हैं जिनको अभी तक माइक्रोबायोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए। अभी तो हमने 10, 15, 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रेस आउट किया है एग्रीकल्चर पर्पस से कि ये इनकी ज़रूरत हो सकती है। उनके रोल आज भी क्लियर नहीं है। जैसे ट्राइकोडर्मा विल्ट को कंट्रोल करता है, लेकिन देश में ट्राइकोडर्मा निःशुल्क और सब्सिडी में बांटा गया, किसान की दलहनी फसलों में विल्ट कंट्रोल नहीं हो पाया। तो मैं कहता हूं कि सिंगल माइक्रोब्स सॉइल में कुछ भी कर पाने में असफल है। अगर मैंने सॉइल में माइक्रोब्स खत्म कर दिए, फिर किसी ने कहा सूडोमोनास अमुक काम करता है, ट्राइकोडर्मा अमुक काम करता है, बिवेरिया अमुक काम करता है, तो मैं कहता हूं वो कोई काम नहीं करता। एक कंसोर्सिया है, ढेर सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कंसोर्सिया, वो मिल करके कुछ समथिंग करते हैं।
तो जो आपका सवाल है कि किसान पूछता है क्या इसमें बेस्ट डिकम्पोजर डाल दूं, क्या इसमें ट्राइकोडर्मा डाल दूं। जब आप जंगल से लाए हो ना, बैक्टीरिया का सोर्स जंगल की मिट्टी है, तो ये मान लीजिए कि जंगल की मिट्टी में ऑल इन ऑल सब कुछ है, तो किसी भी बायो फर्टिलाइजर को डालने की जरूरत नहीं है। सर जैसे आपने अभी बात की कि जीवामृत को बनाने के लिए जंगल की मिट्टी की ज़रूरत है। अगर कोई किसान जंगल नहीं जा पा रहा है, और अक्सर किताबों में ये लिखा रहता है कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, तो मिट्टी का चयन कहाँ से हो। और दूसरा ये, जब हम चीनी का प्रयोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि चीनी में सल्फर रहता है, तो वो इसके सांद्रता को या फिर इसके इसमें जो बैक्टीरियाज हैं उसको नुकसान पहुँचाता है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मांडवी का एक प्रश्न है कि पहले कि मिट्टी, लोग बताते हैं, देश में बहुत सारे लोग बताते हैं कि 100 ग्राम पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लेना, 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले लेना। पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, ये ऐसे वृक्ष हैं कि जिनके फल बहुत मीठे होते हैं, लेकिन इंसान नहीं खाता। इनके फल पक्षी खाते हैं या फल गिर जाते हैं। इनमें बायोमास पतझड़ भी बहुत तेजी के साथ होता है। तो एक प्रकार से पीपल का, बरगद का, पाकड़ का, गूलर का जो वृक्ष है, नो डाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक प्रयोगशाला है। उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी के साथ फलते फूलते हैं, उनका संवर्धन भी बहुत फास्ट होता है। कारण जैसे मैंने इसमें चीनी डलवा रहा हूँ, गुड़ डलवा रहा हूँ, बरगद पीपल के पेड़ के नीचे क्या हो रहा है, जो फल गिर रहा है वो शुगर है उसमें। पीपल में, पाकड़ में, गूलर में, बरगद में, ये जिनके जो फल है ना मीठे हैं, वो नीचे गिरते हैं, तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी के साथ होता है। तो इसलिए लोग कह देते हैं पीपल बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आओ। लेकिन मित्र, जिस पीपल के पेड़ के नीचे रोजाना कोई झाड़ू लगा करके उनके पत्तों को, फलों को बाहर कर देता है, अब किसान ने इतना ही समझा बेचारे ने कि पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी जरूरी है, तो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले आया। वहाँ ना तो मॉइस्चर है और ना कोई बायोमास है, वो ऊपर से धूरा उठा लाया, उसमें तो माइक्रोब्स है ही नहीं। तो मिट्टी पीपल बरगद का पेड़ हो, बट वहाँ बायोमास पड़ा हो। अब कोई कहे कि क्या पीपल, बरगद, पाकड़ में ही मिलेंगे जीवाणु? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई किसी भी प्रकार के जंगल में पेड़ है, आपके खेत में, खलिहान में कोई ऐसा परिदृश्य है जहाँ पीपल का, बरगद का पेड़ नहीं है, लेकिन आम का, जामुन का, अशोक का बहुत सारे पेड़ हैं, पत्ते गिरे पड़े हैं, माइक्रोब्स वहाँ भी होंगे, बट उनकी जो संख्या है 1 ग्राम मिट्टी में, वो संख्या थोड़ी सी कम हो सकती है, तो यहाँ बढ़ जाएगी। मुद्दा है कि पीपल, बरगद के पेड़ के नीचे बैक्टीरिया के संख्या ज़्यादा होने की उम्मीद है, लेकिन कब? जब उसका बायोमास वहीं डला रहता हो, कोई उठाता ना हो। तो पीपल, बरगद अगर ऐसे प्लेस पर खड़ा जहां मैंने कंडीशन बताई, उसके नीचे कोई झाड़ू नहीं लगाता, कोई आग नहीं लगाता, वहां नमी बनी रहती है, फल वहीं सड़ते गिरते रहते हैं, तो फिर पीपल, बरगद का पेड़ सबसे अच्छा है। और नहीं मिल रहा है, और कोई भी पेड़ है उनका बायोमास वहीं पड़ा है और थोड़ी सी नमी है, तो वहाँ की मिट्टी भी चलेगी। एक सर, अक्सर किसान भ्रांति में रहते हैं, सवाल पूछते हैं हमसे कई बार कि सर ये जो जीवामृत है बनके तैयार हुआ, ये मिट्टी में डालना है कि स्प्रे करना है? चूँकि मैंने बोला कि जीवामृत में मिट्टी के जीवाणुओं को मैंने पेस्टिसाइड डाल के मारा है, तो हमें इन बैक्टीरिया का जीवामृत का जो इनोकुलेशन है सॉइल में करना है। कई बार बोला है कि ये अनएरोबिक माइक्रोब्स हैं, ये सॉइल में ही फंक्शन करते हैं, इनका पत्तियों में कोई रोल नहीं है। रोल इनका क्या है कि ये बायोमास, जो खेत में बायोमास आपका छूट गया है जाने अनजाने, तो उसके साथ क्रिया करके उसको अपना भोजन, आहार बना करके ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये मरेंगे, और फिर इनके मरने के बाद जो जीव द्रव्य निकलेगा वो अगली क्रॉप आपकी लेगी। ठीक है ना? तो वो जो आपका प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा आपने? ये जीवामृत मिट्टी में डालना है या तो ये मिट्टी में ही डालना है। लीफ में इसको स्प्रे करके इसका कोई रोल नहीं है। कई बार इसका निगेटिव रोल परिलक्षित हो सकता है,
बट पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं है। तो ये पत्तियों में स्प्रे नहीं करना, सॉइल में ही डालना है। सर अगर इसको उपयोग करना चाहे, जैसे सर अगर कोई बीजोपचार करना चाहे या गोबर की खाद के साथ उपयोग करना चाहे सर, तो उसके रूप में हाँ तो देखो सुनो, अभी एक ऐसा कहते हैं कि बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, जब किसान भाई इससे बीज उपचार करना चाहें, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं जो नेगेटिव पैथोजन को किल करते हैं। हमें ये देखना है, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि बीजोपचार कैसे करें, तो चलो पहले आपको उत्तर बता देता हूँ। जब भी बीजोपचार करेंगे तो आपको देखना है बीज कितना है, 1 किलो है कि 1 कुंटल है कि 40 किलो है कि 10 किलो है। मान लो 1 कुंटल सीड है, वो आप जीवामृत से, बीजामृत से उपचारित करना चाहते हैं। ये जीवामृत ही बीजामृत है। इसी जीवामृत को जब गोबर में मिला देंगे तो यही घन जीवामृत हो जाएगा। बेसिकली पदार्थ एक ही है। जब इससे बीज शोधन करेंगे तो उसको कह देंगे बीजामृत, जब इससे लिक्विड फार्म में सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे तो जीवामृत, और जब खेत में नमी नहीं होगी, खेत में सॉलिड के रूप में डालना है, गोबर की खाद में मिला के डालेंगे तो इसको घन जीवामृत। तो बीज शोधन करने के लिए पहले मुझे ये देखना है मोटा मोटा कि 1 कुंटल बीज 5 लीटर पानी में भीग जाएगा कि 10 लीटर पानी से भिगाया जा सकता है। तो इसकी भी एक कैलकुलेशन है। किसी भी अनाज में मित्र किसी भी सीड में 10% मॉइस्चर तो ऑलरेडी होता ही होता है। अब 1 कुंटल सीड है, हमें 20% मॉइस्चर उसमें ले जाना है। 1 कुंटल सीड है तो 10% तो मॉइस्चर उसमें ऑलरेडी है, यानी कि 10 लीटर पानी अगर मैं छिड़क दूं तो उसमें 20% मॉइस्चर आ जाएगा। तो 1 कुंटल सीड को उपचारित करने के लिए हमको 10 लीटर पानी की ज़रूरत है। लेकिन बीजामृत के रूप में तो क्या करेंगे, 9 लीटर पानी लेंगे, 1 लीटर जीवामृत लेंगे। इतना मिक्सचर करने के बाद फिर 1 कुंटल सीड के ऊपर धीरे धीरे मग्गे से स्प्रे करेंगे, उसको धीरे धीरे हाथ से मिलाएंगे और गीले टाट से ढक देंगे। कभी भी इस जीवामृत में सॉलिड जो बहुत कंसंट्रेट ये लिक्विड है, इसमें कभी भी बीज को हम नहीं डिप करेंगे, क्योंकि ये इतना फास्ट है कि वो जो बीजांकुर है जिससे सीड जमता है, जो उसका जर्म प्लाज्म है, अगर ये नीट चला गया तो उस जर्म प्लाज्म को भी वहीं डेड कर सकता है। इसलिए 1 हिस्सा जीवामृत और 9 हिस्सा या 10 हिस्सा पानी, तब हम सीड को भिगोएंगे। अगला क्या पूछा आपने? सर अगर उसको ठोस के रूप में उपयोग करना चाहे, सॉलिड। हम बोलते हैं कि अगर खेत में आप पलेवा कर रहे हैं, रेनी सीजन है, पानी भर गया है, तो इसको जीवामृत डायरेक्टली 20 लीटर प्रति एकड़ यूज करना है। लेकिन खेत में नमी नहीं है, पानी भरा नहीं है, मतलब नमी तो है बट पानी नहीं भरा, तो ये जीवामृत कैसे हम पूरे ज़मीन में हर जगह प्लेस करें? तो फिर क्या होता है कि 20 लीटर ये मात्रा लेंगे और 100 किलो सूखे हुए गोबर की खाद में मिलाएंगे, हाथ से मसल करके, और फिर खेत में ब्रॉडकास्ट करके और फिर जुताई कर देंगे। ये हो गया घन जीवामृत। सर किसानों का प्रश्न ये भी रहता है कि अगर वो जीवामृत का ड्रम बना करके तैयार कर रहे हैं तो इसे धूप में रखें कि इसको छांव में रखें? अगर धूप में रखते हैं तो वो कहते हैं कि इसके जीवाणु मर जाते हैं। हाँ सुनो, जैसे मेरे ये 2 ड्रम है मित्र, ये ऑलवेज धूप में ही रहते हैं। जून का महीना आएगा, 49 डिग्री सेंटीग्रेड इस चिरगांव का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जाएगा, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगभग ये मान लीजिए 55 रहता है धूप का। लेकिन जब आप ये मैच्योर अगर पका पकाया जीवामृत है जिसमें जीवाणुओं की संख्या खूब ढेर सारी 10 की पावर 9, 10 की पावर 8 तक है, इसको धूप में रख सकते हैं। अगर ठंड के सीजन में कोई प्रारंभ करना चाहता है, जैसे आज जनवरी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो इसको धूप में रख करके भी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर अभी हाई नहीं है, यहाँ नहीं मरेंगे। लेकिन जो किसान भाई इसको अप्रैल में बनाना शुरू किए और ड्रम को धूप में रख दिया, तो अभी जीवाणु तो डाले उसने 1 मग्गा, पानी है 200 लीटर, तो अब जीवाणु चूंकि बफरिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवाणुओं की संख्या बहुत लिमिटेड है, वाटर जो है ना वो पानी वो
एटमॉस्फेयर की गर्मी से हीटअप हो जाएगा तो बैक्टीरिया को मार देगा। लेकिन अगर इसमें प्रॉपरली बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी है तो ये धूप में पड़ा रहेगा, नहीं मरेगा। तब भी सावधानी के लिए, अब इतनी बात किसान समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, तो मैं उससे यही कहूँगा कि किसी पेड़ के नीचे या शेडेड एरिया में इसका बनाए। सर प्राकृतिक खेती में है तो जैसे अभी गोबर की बात है तो बहुत से किसान अलग अलग जगह से जीवामृत सीख रहे हैं, तो कुछ किसान ये देखते हैं कि सर इसमें गोबर क्यों नहीं डाला है और गोबर का धरती में क्या रोल है या इसमें डालने से क्या रोल है, मतलब इसको बिना गोबर के कैसे बनाया जा सकता है? किसान भाइयों, मैं बताऊं कि जब तक हम किसी भी विषय की समग्रता को नहीं जान लेता हूं तब तक मुझे कन्फ्यूजन होते रहते हैं। हमने बोला ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जीवाणुओं का इनॉकुलेशन। जीवाणु जब मिट्टी में जाएंगे आपके खेत में, मैंने बोला कि मान लो 100 कुंटल, 50 कुंटल, 40 कुंटल समथिंग बायोमास पड़ा है, ये जीवाणु वहाँ नमी होगी, वहाँ क्रिया करेंगे, उस बायोमास को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। इस ड्रम में अगर किसी ने 10 किलो गोबर डाल भी दिया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 10 किलो गोबर इसमें डाल भी दिया है, 72 घंटे में तो उन जीवाणुओं ने गोबर को टच भी नहीं किया। और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 72 घंटे में जीवाणुओं ने 10 किलो गोबर को सड़ा करके, गला करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 किलो ताजा गोबर था जिसका ड्राई वेट एक्चुअली 6 किलो था, 40% नमी थी। एक खेत में हमें ह्यूमस बढ़ाना है, ह्यूमस 1% ले जाके खड़ा करना है। यहाँ 40 किलो या 6 किलो ह्यूमस मैंने बना भी लिया तो 1 एकड़ जमीन में जहाँ 80 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए वहाँ 6 किलो ह्यूमस की वैल्यू क्या है? दिखाई भी देगा कहीं? तो मित्र, ये जो कहते हैं इसमें गोबर डाल दो, गौमूत्र डाल दो, तो फिर बताओ, गोबर गौमूत्र जितना भी मिल जाए, जितना भी हो सके जमीन में डालिए। यहां मैं सिंपली बता चुका, यहां पर मैं उन जीवाणुओं का संवर्धन कर रहा हूं जो सॉइल में नहीं है। संवर्धन में, जीवाणुओं के संवर्धन में मैं प्रयोगशाला ले चलता हूं। जरा आप ICR के सिस्टम में जाइए, विभागीय सिस्टम में जाइए, जो बायो फर्टिलाइजर लैब में बायो फर्टिलाइजर बनाते, वो तो गुड़ भी नहीं खिलाते, चीनी भी नहीं खिलाते, सुक्रोज और ग्लूकोज खिलाते हैं। क्यों भाई? वो गोबर क्यों नहीं खिला देते? जो लोग कहते हैं कि जीवाणुओं का डेवलपमेंट गोबर गौमूत्र से होता है, तो उनको मैं कहूंगा कि जरा मिनिस्ट्री को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को बोलें कि ये 600 रुपया किलो का ग्लूकोज क्यों खिलाते हैं बैक्टीरिया को? जीवाणुओं का संवर्धन गोबर में, गौमूत्र में करें। और कोई इनकी बात सुन ले तो कहना। तो बैक्टीरिया को ग्लूकोज की, सुक्रोज की, शुगर की जरूरत है, न कि गोबर की। यहां संवर्धन कर रहा हूं, कितना फास्ट उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकूं, ऑब्जेक्ट इतना है। तो यहां गोबर का, गौमूत्र का कोई रोल या नहीं है। बेशक गाय के मूत्र का, गाय के गोबर का जमीन में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जीवाणुओं के संवर्धन में तो कोई रोल नहीं है। और बताए सर, जब किसान जीवामृत बना करके अपना तैयार कर लिया है तो अपने खेत में जब वो डालता है तो वो प्रश्न ये भी करता है कि जीवामृत डालने के बाद हम खेत में हमें यूरिया DAP भी देना है कि नहीं? हाँ, देखिए किसान भाइयों, मैंने बोला बेसिकली आप सनातन कृषि की ओर ले चलता हूं। अनादिकाल से ये यूरिया, DAP, पोटाश, जिंक, सल्फर ये कृषि संस्कृति का हिस्सा नहीं था। और इस धरती पर करोड़ों सालों से मानव सभ्यता जिंदा है। और 17वीं शताब्दी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम दुनिया भर को खाद्यान्न परोसते थे, बदले में सोना चांदी प्राप्त करते थे। तब ना तो कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, ना कोई बुद्धिजीवी था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। था क्या? हमारी धरती माता जिंदा थी। हमारे फोर फादर प्राकृतिक संसाधनों के प्रति इतने अवेयर थे
बैठे ठाड़े उसको वो सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में सोचते थे, खेतों की मजबूत मेड़ें बनाते थे, बरसात में किस मेड़ पर कौन सा पेड़ लगाना है इस पर विचार करते थे। जितना गोबर की खाद होती थी खेत में प्रॉपरली कच्चे गड्ढों में डिकम्पोज करके खेत को लौटाते थे। तो उनको इन चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं थी। और आज इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। तो क्यों पड़ रही है? क्योंकि मैं कृषि का जो परंपरा थी, कृषि की जो पद्धति थी, उसको इग्नोर कर दिया जाने अनजाने और टेक्नोलॉजी के युग में घुस गए। तुम्हारा प्रश्न क्या था? सर कि जीवामृत प्रयोग करने के बाद हम यूरिया हाँ, का भी यस। प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? जीवामृत डालने के बाद मैं केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करूं ना करूं, कौन सा फर्टिलाइजर डालूं कौन सा ना डालूं, तो मैं फिर बता रहा हूं। जो 16 पोषक तत्वों की वैज्ञानिक बात करते हैं, रियलिटी क्या है? इस मिट्टी में 160 प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। अभी तक किसी को नहीं पता उसमें कितने पानी में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन 16 के बारे में बात की जा रही है, जिसका प्रयोग पिछले हरित क्रांति के बाद मैंने नाइट्रोजन का प्रयोग पहले किया, फिर 10 साल के बाद फास्फेट आई, फिर कुछ हिस्सा में कुछ लोग पोटास यूज करने लगे, अब समथिंग 1-2% लोग ना है ये सल्फर और जिंक का प्रयोग करते हैं। अगर मैंने जीवाणुओं का टीका बरसात में लगा दिया है, जीवाणुओं का ये जीवामृत बरसात में पहुंच गया है, तो हमने बताया कई बार कि वर्षा ऋतु में जीवाणुओं को क्रिया करने के लिए फेवरेबल कंडीशन कम से कम 3 महीना के लिए मिलती है। जब तक बारिश का सीजन चलता है, जुलाई, अगस्त और 15 सितंबर तक, मिनिमम से मिनिमम 2.5 महीना। 2.5 महीने में जीवाणु बहुत फंक्शन में रहता है। और फिर बोलता हूँ कि इसके पास हाथ पांव नहीं है, केंचुए की तरह ये मूवमेंट भी नहीं कर सकता। इसका टोटली मूवमेंट जब भी कभी होगा तो वाटर के थ्रू ही होगा। तो बरसात में वो पानी नमी उतनी रहती है कि बैक्टीरिया मूवमेंट कर सके। मूवमेंट की दशा में ही उसका भोजन पचता है, तेजी के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो भोजन ज़्यादा करता है और भोजन उसको अवेलेबल भी बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है। मॉइस्ट कंडीशन में ही पदार्थ डिकम्पोजिशन की अवस्था में पहुंचता है। तो अगर आपने बारिश में डाल दिया है तो किसी भी पोषक तत्व की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। जैसे मैं मोटा मोटा कहता हूं कि जीवामृत डालने के बावजूद किसान जो धान, गेहूं, गन्ना, कपास ऐसी क्रॉप बोता है तो उसको नाइट्रोजन देना जरूरी है यूरिया के माध्यम से। क्यों? सॉइल में अगर ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 है और धान की फसल बोई है तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, जो नाइट्रोजन जमीन से नहीं मिल पाएगी। जीवामृत के पास नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन मन की तरह चंचल है, या तो उसको कार्बनिक पदार्थ रोक के रखता है और से जितने भी एलिमेंट हैं वो कभी नष्ट नहीं होते, ना कभी हवा में उड़ते हैं, ना कभी लीच करके नीचे जाते। तो आपका जो प्रश्न था, किसान पूछता है कि कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर दूं, तो मैं फिर कहूँगा अगर धान, गन्ना, गेहूं, कपास जैसी फसल बो रहे हो जिसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इवन सोयाबीन भी, तो उसमें आवश्यकता अनुसार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करिए। बकाया फास्फेट, पोटास, जिंक, सल्फर जैसी सारी चीज़ें आप फॉरगेट भूल जाइए, कभी देनी ही नहीं। सर अभी वर्तमान स्थिति में जैसे मिट्टी की हम जांच कराते हैं, किसान जांच कराता है, तो जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 निकलती है अभी औसतन। तो सर किसान प्रश्न ये भी करता है कि अगर मेरी मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 है और 1% हमें करना है, मिट्टी को सुधारना है, तो हमें कितना समय लगेगा जीवामृत का प्रयोग? हमें कितनी बार करना होगा अपने खेत में कि वो 1 या 0.8 से 1 तक पहुँच पाए और मिट्टी हमारी ठीक हो जाए? देखो मित्र, मैं अक्सर बोलता हूँ कि अभी भी मैंने प्रारंभ में एक ही बात कही कि नेचुरल फार्मिंग में जाना है, खेती में कोई खर्चा ना लगे, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बिल्कुल मिनिमाइज कर दी जाए, तो सॉइल की हेल्थ को सुधारना। इशू मैंने शुरू में बताया कि प्राकृतिक खेती की, जीवामृत की, किसी भी टेक्नोलॉजी की जितनी भी बातें, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही है कि कैसे मैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकूं।
सॉइल की फर्टिलिटी का मतलब उसमें ह्यूमस की मात्रा जो 0.3% है उसको 1% से ज़्यादा खींच के कैसे ले जा सको। तो दो चीज़ें हैं। जीवामृत अपनी जगह है। जीवामृत तो वो मैकेनिज्म है कि सॉइल में जितना कार्बनिक पदार्थ पड़ा है उसको डिकम्पोज करके जीवांश कार्बन में कन्वर्ट करेगा। अब सॉइल में हमने बोला 1 एकड़ जमीन की मिट्टी का भार, 6 इंच की मिट्टी का भार 8,000 कुंटल होता है। 1% ह्यूमस का मतलब है 80 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। आपने कहा 0.3% यानी केवल 24 कुंटल है, 56 कुंटल की कमी है। अब खेत में अगर 20 कुंटल ऑर्गेनिक कार्बन ड्राई अवस्था में, ड्राई रूप में 20 कुंटल मात्र था और मैंने जीवामृत डाला, तो 20 कुंटल कार्बनिक पदार्थ को अगर बरसात में डाला है, जीवाणुओं ने खूब अच्छा फंक्शन कर लिया, तो केवल 11 साढ़े 11 कुंटल ह्यूमस बनेगा। तो 24 में 11 ऐड हुआ तो 35 हुआ। अभी भी 45 कुंटल लैक है। तो 1% ले जाने के लिए आप जीवामृत भी डालते रहेंगे हर बारिश में, और कार्बनिक पदार्थ जहां से अरेंज कर सकते हैं, चाहे अपने फसलों के अवशेष हों, चाहे खरपतवारों के माध्यम से हो, चाहे गोबर की खाद हो। हमको चूंकि बताया मैंने कि 56 कुंटल ऐड करना है, तो 56 कुंटल 1 ईयर में तो नहीं बढ़ेगा। 56 कुंटल को मैंने सोचा कि 56 कुंटल को मैं 14 कुंटल ले जा करके 4 बार बढ़ाऊं, तो 14 कुंटल का मतलब है कि 28 से 30 कुंटल ड्राई रूप में बायोमास हर साल आप जमीन को देते रहेंगे और जीवाणुओं को मरने नहीं देंगे, दोबारा पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे। तो चौथी साल के बाद आपकी सॉइल में 1% जीवांश कार्बन हो जाने की उम्मीद करता हूं, लेकिन वो तब जो जीवांश कार्बन बने वो लाश ना हो, बारिश के दिनों में बह करके खेत से बाहर ना जाए, यानी कि मेड़बंदी हो, ताकि जो सॉइल ने या जीवाणुओं ने मिल करके कार्बन बनाया है, कार्बन सबसे लाइट वेटेड चीज़ है, पानी के साथ बहुत तेज़ी के साथ बहता है, तो खेत की मेड़ अगर है तो वो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो 4 साल में हम 1% तक पहुंच सकते हैं। और जिस समय 1% पर पहुंचेंगे, फिर मैं क्या देखूंगा नज़ारा कि अब मुझे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे इरिगेशन की भी ज़रूरत कम है, अब मेरे खेत में कोई बीमारी नहीं लगती है, अब मेरी क्रॉप जो मैं फसल काटता हूँ, कोई भी जीन्स है उसकी टेस्ट वैल्यू बहुत है और उसमें पौष्टिकता बहुत है। सर, तो जैसे प्राकृतिक खेती अपने आप में एक बहुत बृहद विषय है और उसका एक छोटा सा हिस्सा है जीवामृत। तो सर, एक बार किसानों को आप ये चीज़ समझा दें, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि प्राकृतिक खेती के और अन्य बिंदु क्या हैं, जीवामृत के अलावा उन्हें और क्या क्या करना है कि उनकी खेती और सुधर सकती है, उसकी समग्रता थोड़ा बता दें आप। किसान भाइयों, जैसे विषय आता है प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती का विषय का सीधा सीधा मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार। जैसे आज आपके खेत में मान लीजिए जीवांश कार्बन कम है, 0.3 है, तो एक तो प्रकृति की व्यवस्था में ये हुआ कि धरती में फर्टिलिटी कमज़ोर है। दूसरा, ग्राउंड वाटर लेवल आपका 230 फुट चला गया है, तो प्रकृति की व्यवस्था कहती है कि आपके पास पानी भी शॉर्टेज है। दूसरा, ऊपर की बायोडाइवर्सिटी देखता हूँ कि तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, चिड़िया नहीं है। चिड़िया नहीं होंगी तो इंसेक्ट लगेगा क्रॉप पे, तितली या मधुमक्खी नहीं होंगी और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोई है तो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो आज की तारीख में प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था क्या अलाउ करती है। जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम है तो मुझे गेहूं और धान और गन्ना, कपास जैसी फसलें नहीं बोनी। दूसरा, पानी भी कम है तो हमें ऐसी कोई फसल नहीं लेनी जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि मैं ग्राउंड वाटर को और ज़्यादा एग्जॉस्ट करूँगा। तितली मधुमक्खी मेरे इलाके में है नहीं, मैंने क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बो दी, तो आपको ग्रेन उत्पादन कम मिलेगा, क्योंकि जितना कुछ इंसेक्ट होगा, जितने फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो पाएगा उतने ही ग्रेन बनेगा। जहाँ जहाँ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा वो ग्रेन के रूप में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चिड़िया नहीं है और ऐसी फसल बोई है जिसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत होने की उम्मीद है, तो आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो आप मान नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपनी फसल को बर्बाद होते हुए देख रहे होंगे तो आपका दिल नहीं मानेगा, फिर आप इंसेक्टिसाइड डालेंगे। तो अब चिड़िया नहीं है
तो जैसे मैंने गेहूं बोया, मान लो चिड़िया नहीं है अकेले, लेकिन पानी है, फर्टिलिटी ठीक है, तो गेहूं बोई है, उसमें कोई इंसेक्ट लगता ही नहीं है। इन चीजों का ख्याल रखते हुए कि हमारी प्रकृति की व्यवस्था क्या अलाउ करती है, तो मुझे उसी प्रकार अपनी क्रॉप का प्लान बनाना है। अब देश में चूंकि छोटी छोटी होल्डिंग हो गई, किसी किसान का मसूर से काम नहीं चलने वाला, वो कहता नहीं साहब मसूर बो करके तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं, तो कोई बात नहीं, इतना तो तय मान लिया ना आज ने कि आप मसूर बो करके जिंदा नहीं रह सकते, तो आगे सुन लीजिए, आगे आपको जिंदा रहना ही नहीं है, क्योंकि माँ की हैसियत इतनी भी खो जाएगी कि फिर गेहूं बो करके भी जिंदा नहीं रहेंगे। जितना मसूर का उत्पादन आप सोचते हो कि मसूर 1 एकड़ में केवल 2 ही कुंटल मिलेगी, गेहूं हमको 10 कुंटल मिल सकता है। 10 कुंटल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसी क्रॉप बो रहे हैं कि 10 कुंटल मिले। अगर इस बात पर चिंतन आज नहीं किया गया तो मैं कहता हूं आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद गेहूं भी आपका 3 कुंटल होने वाला है। तो ज़्यादा चाहिए, तो मैंने फिर बोला ऑब्जेक्टिव धरती माँ की हैसियत को आप जब ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो ये तो माँ है, माँ की ममता ऐसी है कि अगर इसके पास हैसियत होगी ना मित्र, तो आपसे अटहर नहीं कराएगी। इसके पास हैसियत है तो ये हैसियत जितनी इसके पास ज़्यादा होगी उतना ही आपको छप्पर फाड़ के देगी। और कोई प्रश्न? सर अंत में मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे किसान आपकी वीडियो देख करके बहुत मोटिवेट होते हैं, कई सारे ऐसे किसान हैं जो केमिकल की खेती कर रहे हैं बट प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बट उनके मन में हमेशा इस तरह का डाउट रहता है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं हमारे जो फसल है उसमें उत्पादन कम ना हो जाए, हम नुकसान में ना चले जाएं। तो सर उसके विषय में थोड़ा सा एक बार जानकारी दें। देखो, अब ये जिनको शंका है तो उनकी शंका हम निवारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन करीब करीब 2-2.5-3 लाख किसान ऐसे हैं जो हमको सुन करके, और इस देश में ही नहीं, 2,500-3 हज़ार किसान तो पाकिस्तान में हैं, 500-600 किसान बांग्लादेश में, नेपाल में हैं, कुछ श्रीलंका में भी हैं। जंगल से बेचारे हमसे मुलाकात नहीं है, और देश में जो मैंने 2.5-3 लाख किसान बताए उनमें से 2-3 हज़ार से ही मेरी मुलाकात है। बकाया सारे लोग जंगल से मिट्टी ला करके जीवामृत बना रहे हैं। कभी कभार उनके फ़ोन आते हैं तो प्रसन्न हैं, वो कहते हैं साहब ये जीवामृत हमको बहुत अच्छा लगा, मेरी फसल में कोई कमजोरी नहीं है। एक डर है ना मित्र, डर को दिमाग से निकाल दो। और शोले जैसी फिल्म में एक डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। तो दुनिया का दस्तूर है कि लोग आपको डराएंगे और मार देंगे, डरा करके आपकी जेब का पैसा छीन लेंगे। तो डर के आगे जीत है। एक ही चीज है, डर को निकालना है तो माँ को कंसीडर करना पड़ेगा। हम ऐसा वचन किसी को ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि आपने धरती माँ की सेवा नहीं की, धरती माँ को कंसीडर नहीं किया, इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में कोई इजाफा नहीं किया, केवल आपने जीवामृत बनाया और डर रहे हैं, तो भाई उसका समाधान नहीं है। मैंने बोला कि जीवामृत भी डालना है और कार्बनिक पदार्थ भी डालना है। इस जमीन में एक साइंस है, मोटी सी साइंस है, जो दूध दही घी खाएगा अच्छा बहादुर होगा ही होगा, और जो कहता है जिसको दूध दही घी नकली मिलता है और वो भी बहादुर बनने की उम्मीद पाले बैठा है, तो फिर आप तो बीमार होकर अस्पताल में जाओगे। खेती के साथ यही है, खेती हमसे अपना स्नेह मांगती है, प्रेम मांगती है, भाव मांगती है, और धरती माता कहती है कि बेटा कुछ हमको दोगे तो मैं रिटर्न करूंगी। तो हमको अभी तो 50 सालों से मैंने धरती माता को कुछ देने की आदत छोड़ दी। फसल अवशेष में भी आग लगाएंगे, गोबर में बेच देता हूँ, उपले पात करके बेच देता हूँ, कहीं किसी भट्ठे में बेच देता हूँ। फसलों के बहुत सारे अवशेष भी, मैं पराली आज बिकने लगी 80 रुपये कुंटल, इंडस्ट्री में जलने लगी। इंडस्ट्री में जलती है तो पॉल्यूशन नहीं होता है, किसान जलाता है तो पॉल्यूशन होता है। ये हमारी अज्ञानता है। पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसा मोटिवेट करते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। मित्र, जितना भी कचरा है वो कचरा भी ये शिव है, ये धरती शिव है, और समुद्र मंथन के बाद संपूर्ण विश्व शिव ने पिया था, और शिव ने कहा निरंतर
कि विष देते रहना, अमृत लेते रहना, इतना सा साइंस है। आप तो इस धरती को बस विष देते रहो और अमृत लेते रहो, डरना किस बात का और किसी का कोई प्रश्न। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि प्राकृतिक खेती के विषय में, क्योंकि मैंने फिर बोला, जमीन में ह्यूमस बढ़ाना है। कृषि मूलस्य जीवनम, जीवन का आधार कृषि है। कृषि का आधार धरती माता है, धरती माता का आधार ह्यूमस है, और ह्यूमस का आधार कार्बनिक पदार्थ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इतनी सी कहानी, और कोई कहानी है ही नहीं। लेकिन मेड़ नहीं बनाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, कार्बनिक पदार्थ नहीं डालेंगे, केवल जीवामृत डालेंगे, सोचेंगे अब मेरा भला हो जाएगा, तो भला नहीं होगा। नमस्कार, बंद कर दो। तुम्हारा भी ज्ञानवर्धन हुआ होगा।